नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम बार, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक सेकंड अगर आप इजाजत दें। ये पता नहीं कौन है फोन कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा है। कमाल की बात है। रिंगर ऑफ कर देता हूं। अब ऐसी कम से कम नहीं तो 5-6 बार आपके साथ होता होगा कि आपके फोन पे आया, आपने हेलो 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 किया, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अब आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये इतनी सी चीज भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो आप क्या मानेंगे? मानना पड़ेगा। ये देखिए, हेलो सर। हेलो, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। यस बताइए। आप हमारे एक इनाम के विजेता हैं। आपके फोन पर एक ओटीपी आया है, वो आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो पूरी भूमिका बंधाई अभी शुरुआत में, वो इसलिए थी कि आपको चेताया जा सके कि सावधान हो जाइए। ये नई टाइप की ठगी शुरू हुई है जिसमें ना तो ओटीपी मांगा जाएगा, ना तो ईमेल भेजी जाएगी। बस ऐसे ही एक मिस्ड कॉल आ जाएगी, आप उठा के हेलो 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 करेंगे, ब्लैंक कॉल होगी। और कुछ मामलों में तो आप ये सोचिए कि आपको कॉल उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर अपने फोन की घंटी बजते रहने दी, इतने में ही काम तमाम। आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हैं। ऐसा हुआ है। और कैसे हुआ है, आइए आपको वो बता दें। अब दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ यही जालसाजी हुई। 13 नवंबर को वो जब अपने घर पर ही थे तो मिस्ड कॉल आई उनके फोन पर। दिल्ली में ठगी का एक हैरत अंगेज मामला है। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाला निशाना बना। 13 नवंबर को शाम 7 बजे 8:44 पर शमशेर सिंह के मोबाइल पर कई कॉल आए। कुछ कॉल उन्होंने उठाए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मोबाइल पर कई कॉल उठाए ही नहीं, मैसेज के जरिए ओटीपी भी नहीं मांगा किसी ने। तो उनको लगा कि ये कॉल है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने फोन रख दिया, अपना काम करने लगे। लेकिन अचानक उनके अकाउंट से पैसे निकलने शुरू हो गए। उनके करंट अकाउंट से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 लाख रुपए निकाल लिए गए थोड़े थोड़े उसमें 4-5 ट्रांजैक्शन में। और सिर्फ यही फोन कर करके वो हेलो 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 बोले जा रहे हैं। उसके बाद मिस्ड कॉल हो रही है। उनको अंदाजा ही नहीं था, वो तो ऐसे ही रख दे रहे थे, सोच रहे थे गलत नेटवर्क होगा, रख देते हैं। इससे ठगी हो गई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। हैरत अंगेज मामला। और आप जरा सोचिए, ये योगेश जी के साथ हुआ है, ये दिन में कम से कम 10 बार आपके साथ भी होता है। यानी कि अब हम मिस्ड कॉल से ठग लिए जाएंगे। सुनिए योगेश जी ने क्या कहा। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया। और ऑटोमेटिकली हमें डेबिट का मैसेज आ जाता है। 12-12 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन, 10 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन और 4,63,000 की 1 ट्रांजैक्शन। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है, उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। अब शमशेर सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। अब दिल्ली पुलिस ने उनकी जो IFSO टीम है वो जांच में जुट गई है। IFSO का मतलब होता है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, क्योंकि बड़ा मामला है।
अब आप सोचिए नई तरीके की ठगी है, तो आईएफएसओ टीम जो है वो सक्रिय हो गई। पुलिस कह रही है कि पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास होगा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। अभी इसके तमाम तरीके होते हैं, तमाम तरीके, जैसे कि सिम कार्ड जो है वो कोई क्लोन कर लेता है, ई सिम आजकल चल पड़ा है, न जाने क्या क्या। जितनी तकनीक आसान कर रहा है जीवन, उतना ही और कष्टप्रद होता चला जा रहा है। अब आप सोचिए कि वो यहां से हेलो हेलो कर रहे हैं, मिस्ड कॉल कर रहे हैं, इतने में उनका पैसा लुट गया। और अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि कैसे लुटा होगा, कि मिस्ड कॉल से उनके साथ ठगी हो रही है। ये कैसे ओटीपी आई, क्या रहा था उस समय? क्या एक क्लोन फोन था, सिम कार्ड किसी के पास, कि यहां वो हेलो हेलो कर रहे थे, उतने में वहां पर ओरल ओटीपी, कभी कभार होता है ना, मैसेज नहीं आता तो आप बोलते हैं कि मुझे फोन करके ओटीपी बता दो, तो वो दूसरे सिम पर तो नहीं जा रहा था। ये सारी चीजें अब जांच का विषय बन गई हैं दिल्ली पुलिस के लिए। आइए सुनते हैं दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता हैं सुमन जी, उनका क्या कहना है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईबीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। अब देखिए, ये क्यों हम लोगों को सबको चेताया जाना चाहिए या क्यों हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि ये जान लीजिए कि आपका फोन, ये फोन जो है ना, ये आपका जीवन हो चुका है, इसमें सब कुछ समा चुका है। और जो ठग है, ये आपका जीवन इसने आसान जरूर किया है, लेकिन आपका जीवन एक तरीके से मुसीबत भी कर दी है। क्योंकि अब एक ठग को अगर किसी भी चीज में आपको ठगना है तो उसको बस आपके फोन का एक्सेस चाहिए। क्या क्या बन गया है आपका फोन, आइए जरा आपको दिखाएं। ये एक अजीब सा ब्लैक होल बन गया है। एक के बाद एक डिवाइस इसके मुंह में जाते चले जा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको दिखाते हैं। जो फोन रूपी राक्षस है जो ले करके हम घूम रहे हैं, ये बैठ के फोन बाबू सब खा गए। कैलेंडर खा गए, कैलकुलेटर खा गए, घड़ी खा गए, कैमरा खा गए, एल्बम खा गए, यहां तक कि टीवी खा गए। अब कौन बैठ के देखता है टीवी? इसी में देखते हैं मैच वैच। रेडियो खा गए, डायरी खा गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड तक खा गए, बैंकिंग के सारे ऐप खा गए, किताबें खा गए, अखबार खा गए, नोट्स खा गए। और इसीलिए इन सब चीजों में आपको इस्तेमाल फोन करना होता है। और आपका जीवन सरल बनाने वाला ये फोन, क्योंकि अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए है, इस वजह से ये अपने आप में एक राक्षस बन गया है। मकसद आपको डराना नहीं है, चेताना है कि एक नए किस्म का फ्रॉड चल पड़ा है जिसके शिकार आप भी हो सकते हैं। साइबर अपराधों का यह दायरा बहुत बड़ा है। पिछले ही दिनों देश के सबसे बड़े और नामी अस्पताल दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स अस्पताल पर साइबर अपराधियों ने हमला किया और उसका सर्वर हैक कर लिया। अब आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए किस तरीके से आपको ये जो फोन है, सर्वर हैं, इस सब के चलते आपके हाथ में चलता फिरता एक ऐसा यंत्र है जिसको लेकर के जो चोर है और ठग है वो जासूसी कर रहा है। कहीं बादलों में, क्लाउड में छिपा हुआ, कहीं और, आपको पता ही नहीं है। आप फोन जो है वो अपने बच्चों को दिए दे रहे हैं, आप फोन माताओं को दिए दे रहे हैं, पिताजी को दे रहे हैं। वो अभी बड़ी मुश्किल से जूझ ही रहे थे पुराने वाले छोटे फोन से कि आपने ये स्मार्टफोन थमा दिया कि व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करेंगे। वो उससे संघर्ष कर ही रहे हैं कि इतने में किसी ने उनको फोन कर दिया। अब उनको क्या मालूम, अगर ये हेलो हेलो मिस्ड कॉल वाली अगर बात चल पड़े तो उनको क्या मालूम कैसे निपटा जाए इससे। ओटीपी वगैरह तक तो हम सब ने अपने माता पिता को घर में बता दिया है कि भाई ओटीपी शेयर मत करना। मिस्ड कॉल से आप कैसे चेताएंगे? बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है फोन। ऐसे में क्या करें? और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यह सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। आप सोचिए, एम्स अस्पताल दिल्ली का, उसका सर्वर हैक कर दिया। एम्स के सर्वर हैक में
अब धीरे धीरे वो बहाल हो रहा है। 23 नवंबर को 5 मुख्य सर्वर हैक हो गए। एम्स के मुख्य सर्वर, बैकअप सर्वर, ये सब हैक हो गया। जो एम्स का स्टाफ है वो उसकी पहुंच के बाहर, यानी कि जितने रिकॉर्ड्स थे वो उनकी पहुंच के बाहर हो गए। करीब 4 करोड़ मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गए। कई वीवीआईपी हस्तियों के मेडिकल रिकॉर्ड, ई हॉस्पिटल सेवाएं सब ठप हो गई। रजिस्ट्रेशन, लैब रिपोर्ट, बिलिंग, पेशेंट डिस्चार्ज, यूनिक हेल्थ नंबर जनरेशन पर असर है। इमरजेंसी ओपीडी सेवाओं का काम भी कागज पर हो रहा है। अस्पताल का काम धीमा हो गया है, मरीजों को काफी परेशानी हुई है। और आईएफएसओ टीम, ये वही टीम है जो कि ये मिस्ड कॉल वाली ठगी की जांच कर रही है, वही टीम इस मामले की भी जांच कर रही है। उसमें एनआईसी भी है, सर्ट इन जो कि एक बहुत बड़ी सरकारी एजेंसी है जो कि साइबर फ्रॉड वगैरह को ध्यान से देखती है। ये सारी एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं। अब एम्स के सर्वर हैक पर अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में करीब 200 करोड़ रुपए मांगे गए। एम्स का डेटा डार्क वेब पर देखा गया है, लेकिन ये सारी जानकारियां हैं जो अभी जांच के अधीन है। डार्क वेब क्या होता है? अब देखिए, इन सब चीजों में अगर हम चलते चले गए तो ये भी एक अजीब सी गुत्थी है। डार्क वेब वो जगह है जो कि नॉर्मल इंटरनेट नहीं है, यानी कि वहां सब चीज एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है और अंधेरा ही अंधेरा है, और इसमें ठग लिए जाते हैं आप। चोर उचक्कों की दुनिया, आप ये जान लीजिए, इंटरनेट का चोर बाजार। अब आइए ये बताते हैं 2022 में हर रोज साइबर अटैक हुए हैं। ये techjury.net की एक रिपोर्ट है। दुनिया भर में हर रोज 30,000 वेबसाइट्स पर हमला हुआ है। दुनिया के 64% कंपनियों पर कम से कम एक साइबर अटैक हुआ है। 2021 में 2.2 अरब दस्तावेजों पर साइबर अपराधियों की पहुंच है। 94% साइबर अपराध ईमेल के जरिए होते हैं और 40 सेकंड से कम में वेब पर कहीं ना कहीं कोई साइबर हमला हो रहा है। इतना कॉमन है। इंटरनेट पर हर दिन 24,000 संदिग्ध मोबाइल ऐप्स ब्लॉक हो रहे हैं। हर रोज 3 लाख नए मैलवेयर बनाए जाते हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के भारत में साइबर अटैक 2022 के पहले 3 महीनों में उसकी क्या स्थिति है आपको वो बता दें। ये साइबर सेफ्टी पल्स की रिपोर्ट है, नॉर्टन जो कंपनी है उसकी। 3 महीने में 1.8 करोड़ साइबर अटैक, हर रोज औसतन 2 लाख साइबर अटैक हो रहे हैं। ईमेल के जरिए फिशिंग की 60,000 कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश सोचिए, लगातार कोई कोशिश कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्कैम काफी आम हो गए हैं। सरकार इस तरफ भी अब जांच कर रही है। ये सारी रिपोर्ट सरकार के सामने। अब इस सब के चलते क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, खासतौर से हमारे देश में, यह मन में आता है कि भाई क्या करें, फिर स्मार्टफोन ना लें, उसके बिना तो गुजारा भी नहीं हो सकता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, वो तो दुनिया जहां की चीजें उसके अंदर समाहित हैं। और ये आंकड़े देखिए, भारत में 2021 में 16 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। और फीचर फोन, यानी कि वो याद है नोकिया 1100, बिल्कुल बेसिक सा फोन और मैसेज जिसमें होता था, फीचर फोन जो है वो 8.6 करोड़ बिके हैं। यानी कि जस्ट डबल 2021 में स्मार्टफोन बिके हैं। यानी कि इतने सारे स्मार्टफोन, इतने सारे फोन बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत सारे नए ग्राहक जिनको नहीं मालूम है कैसे यूज करते हैं, वो सब ठगी का हिस्सा बन सकते हैं। डरिए मत। ये एक छोटी सी चेतावनी है कि थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। साइबर एक्सपर्ट हैं अमित दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, डराना मकसद नहीं था, समझाना मकसद था कि नई जिस तरीके से ये जो तकनीक है वो जीवन आसान करती है, उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी है हमारे पास इस मिस्ड कॉल ठगी के बारे में। देखिए संकेत जी, पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता कि मिस्ड कॉल से फोन हैक नहीं होते, क्योंकि होते हैं। पेगासस जब आया था मार्केट में तो पेगासस जो मेलवेयर था वो मिस्ड कॉल के द्वारा ही हैक करता था फोन को। इस वाले केस में क्या हुआ ये तो जांच पूरी करने पर पता पड़ेगा, पर मैं आपको एक सिमिलर केस बताता हूँ कि मेरे पास एक केस आया जिसमें 75 लाख रुपए निकल गए थे। दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और उन्होंने कोई ओटीपी नहीं दिया था, और ये वीकेंड में हुआ था सारा काम, थर्सडे नाइट से, और 4 घंटे के अंदर सारे पैसे निकले।
और उसके बाद जब मेरे पास केस आया, मैंने देखा कि फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन तो होनी चाहिए जो एसएमएस उठा के कहीं भेज रही हो, क्योंकि ओटीपी तो आया था, पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इन्होंने ना किसी से बात की उस दौरान, ना कोई कॉल आया, ना कोई लिंक क्लिक किया, और पैसे निकल गए। तो जब मैंने देखा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं एसएमएस लेकर बाहर भेज रही हो, तो अगला मेरा एफर्ट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और उसके बाद रिमूव कर दी गई हो और अभी उसमें ट्रेसेस नहीं है। तो फिर हम लोग डैशबोर्ड के थ्रू देखते हैं कि इस दौरान 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन आया था क्या फोन में। तो एक गेम मिला हमें उसके अंदर, और गेम अनइंस्टॉल हो गया था। पहले थर्सडे नाइट इंस्टॉल हुआ, संडे नाइट अनइंस्टॉल हुआ, और उस बीच में पैसे निकले। गेम एसएमएस पढ़कर बाहर भेज सकता था जो एसएमएस का एक्सेस था उसको। तो मैंने पूछा कि आपके घर में कोई दूसरा है जो कोई गेम इंस्टॉल कर सकता है, तो उनका बच्चा था 14 साल का, उसका आईपैड देखा हम लोगों ने। तो उसके आईपैड में एक एप्लीकेशन थी डिस्कॉर्ड करके, जो एनोनिमस चैट ऐप होती है, और इसमें जब चैट के अंदर हम लोग गए तो वो किसी लड़की के संपर्क में था, जो लड़की थी या क्रिमिनल था, वो इंपर्सोनेट भी हो सकते हैं। बट वहां उस चैट में उस लड़की ने उसको बोला कि आपको मैं रोबक्स पॉइंट दूंगी यदि आप ये एप्लीकेशन अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दें। रोबक्स करेंसी होती है जो रोब्लॉक्स गेम्स बच्चे खेलते हैं, वो यूज करते हैं। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोबक्स को रुपीज में या डॉलर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये कई करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। रोबक्स के थ्रू पैसा इधर से उधर भेजा जाता है। तो रोबक्स पॉइंट्स के चक्कर में उसने अपने फादर के फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर दी। बताइए, और फिर उसी बच्चों का गेम है ये रोब्लॉक्स? बिल्कुल सर। और इसके बाद अनइंस्टॉल भी करा दी उसने, उसको इंस्ट्रक्ट किया कि इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि मौका पड़ने पर बाद में फिर ऐसा किया जा सके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी आपने बोला ई सिम क्रिएट कर लेना किसी का, लोगों को पता ही नहीं कि ई सिम होता क्या है। ई सिम बेसिकली आपके फिजिकल सिम को कोई भी कंट्रोल ले सकता है, क्यूआर कोड की तरह उसको ईमेल आ जाएगा। उसका जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा है, और वो कई बार आप गलती से एक एसएमएस कर देंगे 1 लिखकर, तो आपका ई सिम क्रिमिनल के हाथ में चला जाए। तो एक एसएमएस करने पर आपका पूरा का पूरा फोन का कंट्रोल किसी और, सिर्फ फोन नहीं, आपकी पूरी कुंडली मानी है आपकी, आज सब कुछ है। और वो सिम में और एसएमएस में भी आपने क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा होता, दैट्स इट, कुछ कंटेंट नहीं लिखा। तो लोगों को फर्क मतलब ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसा, मेरा तो ये मानना है कि जिस रफ्तार पर स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, हालांकि ग्लोबली एक चीज ये भी देखने को मिली है, बहुत सारे लोग जो हैं वो चट गए अपने स्मार्टफोन से। और ग्लोबली अगर आप देखें तो 1 बिलियन वो पुराने वाले जो फीचर फोन होते थे, आजकल वो भी बिकने लगे हैं दुनिया भर में। भारत में भी 8.5 करोड़ फीचर फोन बिके। लेकिन अब आगे चल के आप ये जान लीजिए कि बड़ी बड़ी बहस तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े देश के मुद्दे, ये कानून वो कानून, लेकिन आप ये जानिए कि ये एक ऐसी चीज है, हर इंसान के हाथ में फोन है आज की डेट में, और हर इंसान ठगी का शिकार हो सकता है। क्योंकि आप देखिए क्रिमिनल कहां पहुंच गया है। अभी तक तो सिर्फ ओटीपी पे था, अब वो मिस्ड कॉल पे पहुंच गया है। ये सवाल पूछिए अपनी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर पर। आपको ये बता दें कि तवांग से कुछ जानकारी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ओर पहुंचे तो भारतीय जवानों ने वहां उन्हें सख्ती से रोक दिया। इससे दोनों देशों के जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें दोनों ही ओर के जवानों को हल्की फुल्की चोटें भी लगी हैं, ऐसी जानकारी मिली है। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों देशों के जवान अलग हुए हैं और पीछे हट गए हैं। आइए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास, जो और जानकारी दे रहे हैं। सेना की ओर से जानकारी दी गई है, ये 9 दिसंबर की घटना है और जो अरुणाचल का जो तवांग इलाका है वहां ये घटना हुई है। भारतीय सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो चीनी सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई और उस झड़प में हमारे कुछ सैनिक जो है घायल हुए। और उसके बाद जो LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जब झड़प होती है उसको सुलझाने के लिए बाकायदा एक फ्लैग मीटिंग हुई है। और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि मामला सुलझा लिया गया है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। इसके पीछे जो सेना की ओर से जानकारी दी गई कि 2006 से एक मैकेनिज्म बना हुआ है, भारत और चीन की सेनाएं का सीमा का जो है निर्धारण नहीं हुआ है।
दोनों देशों की सेनाओं का जो बॉर्डर को लेकर एक अपना अपना नजरिया है कि हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी तो हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी। इसी वजह को लेकर कई बार जो है न केवल अरुणाचल में बल्कि पूर्वी लद्दाख में भी सेनाओं के बीच में झड़प हो जाती है। लेकिन सेना का यह कहना है कि इसको लेकर मैकेनिज्म बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है जिसके आधार पर यह मामला सुलझा लिया जाता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में लगातार सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो है एक बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरा सुलझा नहीं है। 2.5 साल पहले अगर याद होगा तो पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीनी सैनिक आए थे और उसके बाद जो भारतीय सैनिकों ने जो कार्रवाई की थी, इससे सीमा पर तनाव हो गया था। हालांकि उन मामला को सुलझाने के लिए 16 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक वो मामला पूरी तरह नहीं सुलझा है। हालांकि कुछ एक बॉर्डर की बात करें, जहां देपतोंग की बात करें और डेमचौक की बात करें, वहां अभी भी टसल बना हुआ है। लेकिन पेंगोंगसो की बात करें, गलवान की बात करेंगे, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। तो भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि चीन की ओर से अगर यथास्थिति को बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ जो टसल हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसको फिलहाल सुलझा लिया गया है। लेकिन सीमा पर जहां तवांग के लेकर अगर पूर्वी लद्दाख की बात करें, तनाव बना हुआ है, भारतीय सेना अलर्ट है। जी राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं और आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो कि 20 साल पहले दिल्ली में आई और दिल्ली में आकर इसने एकदम नक्शा बदल दिया। दिल्ली में ट्रैफिक की शक्लो सूरत बदलने वाली, लोगों का आना जाना सुगम बनाने वाली, अगला स्टेशन बोलने वाली दिल्ली मेट्रो को 20 साल हो गए। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि और आगे बढ़ूं और आपको एक खास मेहमान से मिलाऊं, आपको यह बता दूं कि दिल्ली मेट्रो को 20 साल हुए और इसी चैनल में 20 साल पहले उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। 2002 में दिसंबर के महीने में कैसे ये मेट्रो लॉन्च हुई थी और कैसे आज इसने नक्शा बदल दिया है दिल्ली का, और दिल्ली क्या और कई शहरों का, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये देखिए। दिल्ली वालों ने बरसों से एक सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। मेट्रो दिल्ली की एक बड़ी आवश्यकता थी, आज वो पूरी हो रही है। Delhi Metro Rail move. कार्ड डालने का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, लंदन के जैसा था वो। Wonderful feeling because for the first time we have got that feeling that we are included into the society. ये केशवपुर स्टेशन है, दरवाजे बाईं तरफ खुले, कृपया सावधानी से उतरें। तो देखा आपने, 20 साल हो गए हैं इस बात को, 20 साल। इससे यह भी अंदाजा लगता है कि हम लोग कितने बूढ़े हो गए हैं। 2002 में रिपोर्टिंग शुरू की थी और यह असाइनमेंट कवर करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। और आइए अब आपको सीधा मिलवाते हैं मेट्रो की आवाज से। दो लोग हैं जिनकी आवाज सुनने को मिलती है, एक हैं शम्मी नारंग जी और एक हैं रीनी सिमोन खन्ना जी। रीनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मेट्रो अंकल की तरह तो शम्मी नारंग जी को बुलाया जाता है, लेकिन आप दोनों की आवाज अगर 80 के दशक में, 90 के दशक में आप टीवी एंकर की तरह मशहूर थे, तो इस युग के लिए, इस जनरेशन के लिए आप मेट्रो की आवाज बन करके जाने जाते हैं और उसकी शुरुआत आज ही के दिन 20 साल पहले हुई थी। आपको लगता था कि ये इतना लंबा सफर इतना यादगार बन जाएगा? यादगार तो बनेगा, ये तो पता ही था। दिल्ली की धड़कन है दिल्ली मेट्रो, सो व्हाई वुड इट नॉट बी समथिंग दैट वुड लास्ट फॉरएवर। I think it was very lucky for us to be selected, both Shami and I, and we are very very happy to be the voice of the Delhi Metro, not just Delhi but across the country now. So yes, it's a wonderful association, and it's something that we are very proud of. The metro, the Delhi Metro itself, is something that we all need to be proud of. Whether you are a citizen of Delhi or any other part of the country,
It's the busiest and one of the best metros that you can ever think of traveling in. रिनी जी, आपको ये तो मालूम था कि एक ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत की आपूर्ति हो रही है। मेट्रो बहुत बिजी भी है दिल्ली की, कई स्टेशंस पे मेट्रो ख़राब भी हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग हो जाते हैं उसमें, और ये वर्ल्ड क्लास है। मतलब आप लंदन अंडरग्राउंड देखिए, वो छोटी सी लगती है इस मेट्रो के सामने। इस मेट्रो के और भी अलग अलग वर्जन्स जो हैं अलग अलग राज्यों में आए हैं। आपको लगता है कि इस दिन को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक शहरों के ट्रांसपोर्ट का बदलाव इसी दिन शुरू हुआ था 20 साल पहले। Gee, Sanket, I would like to also emphasize the fact that, as part of a public transport system, the Delhi Metro is unique in many ways. Not only does it help the public reduce the carbon footprint, you'll be happy to know that it's also a low energy project. So in many ways, it is a very important lifeline of any city. As far as the other metros are concerned, I think we stand out. Delhi Metro stands out as being one of the best metros, even when you compare it internationally. आपने mention किया कि लंदन का ट्यूब या न्यूयॉर्क का मेट्रो आप देखोगे तो cleanliness, efficiency, there is space for everybody. Yes, these days it is a little crowded, but we still manage to keep it clean. We still manage to run it on time. We've got special arrangements for women. We've got special arrangements for the disabled. So I don't see it being something that, I think a lot of us have now got used to the fact that ye to hota hai. There is an expectation. There is an expectation, and there's also the fact that Delhi Metro has met those expectations. बिल्कुल. So you're quite pampered in a city like Delhi to have these facilities. अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था रिनी जी, आप संभवतः आप भी मेट्रो में गई होंगी। आपको ताजुब नहीं होता है कि बाहर लोग जो हैं वो साफ सफाई को लेकर के उस तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, और मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसते ही और ट्रेन के अंदर घुसते ही ये वही लोग हैं जो कि बाहर भले ही गंदा कर रहे हैं। आप सोचिए पहली मेट्रो कहां चली, सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां ये माना जाता था कि वहां पर शाहदरा से चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचो कि मतलब एक जगह जो which is almost like a Chandni Chowk, so it's filled with traffic, filled with people, but yes, you must give credit to the public that uses the metro. They're very proud of the metro. They're very keen to look after it. मैं तो रिनी जी थोड़ा सा क्रेडिट आपको भी दूंगा और शम्मी नारंग जी को भी दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अनाउंसमेंट करके इतना डरा दिया लोगों को कि गंदा मत करो, दंडनीय अपराध है। इस चक्कर में डर गए होंगे। जी, तो हमारी आवाजों से शायद लोग डरे हैं, पर मुझे डर की बात नहीं है। आई एम मोर happy to be the friend of the people who are traveling through the metro, to be able to guide them and give them the right advice, whether it is an emergency, whether it is a normal day. So I think that is very important, to have a friendly voice which is there and which is helping you to, there are lots of struggles that you go through. And when you're sitting in the metro, you've got time to go and examine those struggles. So it's nice to have a voice which is a little friendly. एक मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, शम्मी नारंग जी आए थे यहाँ पर और कुछ 20-21 साल की हमारी एकदम यंग कॉलीग्स वो उनको मिली। मैं उनको समझा रहा था कि ये एंकर थे बहुत फेमस, और जैसे ही उन्होंने शाबाश बेटा बोला तो तुरंत वो सारी लड़कियां बोल पड़ी, अरे अगला स्टेशन वाले अंकल। तो उनकी पहचान ये हो गई है। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि राह चलते लोग बोलते हैं तो मेट्रो वाली हैं? आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार आई थिंक 2011 में एक रिपोर्टर थे जो आए थे, किशन कौशिक, who came and interviewed me and said, I want to meet you only on the metro. So he took me on the metro for the first time that I had traveled on the Delhi metro. And मैं तो हैरान थी कि भाई कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मेट्रो के अंदर बैठ के मैं देख रही थी लोगों को कि भाई is anybody paying attention? But it was nice because when I went to get my ticket, उन दिनों में टिकट नहीं था, टोकन्स थे। तो जब टोकन लेने गई, तो the person who was there at the token giving out those tokens
2 बार उन्होंने पहले मेरे को देखा, फिर यकीन नहीं हुआ उनको कि ये नहीं हो सकती हैं। फिर पूछ ही लिया उन्होंने कि आप शायद अंदर भी बोलती है। मैंने कहा हाँ वही हूँ। सो इट्स नाइस। एक अपनापन होता है, एक रिलेशनशिप हो जाती है। Lots of people who travel, people who know me, they have children who travel in the metro, and they all start having conversations with Rini auntie who's sitting somewhere in the train for them. उनको ये नहीं पता है कि वो रीनी आंटी नहीं है ट्रेन में, पर वो बोलते हैं कि नहीं रीनी आंटी रुको हमें उतरना है, या रुको हमें कुछ और देखना है. So there are these episodes. The latest, Sanket, you'll be happy to know. I was shocked. In fact, I got an email on the 23rd of November from a young girl who was going to meet her fiance after several years. And this fiance is in the army, so he was going to come and meet her at Rajiv Chowk. And she wrote to me saying that I want to read out a love poem to him. Is it possible for you to read it out to him so that publicly, लोग आपसे they will be able to acknowledge that. लोग आपसे बताइए ये सब भी करवा रहे हैं, लेकिन रीनी जी ये यादें हैं जो आपने बटोरी हैं, और मेरे ख्याल से कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस यात्रा के लिए, 20 साल की इस यात्रा के लिए. Delhi Metro should be congratulated for an excellent service. Mr. Sridharan has done us, proud by starting this service, and now it's being emulated across the country, and I think we have to give him credit. बिल्कुल रीनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है. और आइए अब आपको कुछ ऐसी खबर बताएं जिसमें आपको ये अंदाजा लगेगा कि सियासत की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में भी जो लोग हैं वो इतने निर्दयी नहीं हैं कि वो हर समय राजनीति करें. कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें अगर पारिवारिक रूप से किसी राजनेता के जीवन में हो रही हैं तो वहां पर जो विपक्ष में लोग होते हैं उनका दिल पसीज जाता है. ऐसी एक कहानी है लालू प्रसाद यादव की बेटी की, जिसको लेकर के चाहे बिहार में सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो या विपक्ष में जो बैठी हैं वो एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, बेटी हो तो ऐसी. आज पूरी दुनिया बोल रही है बेटी हो तो ऐसी. बात हो रही है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी डोनेट की है. दोनों पिता और पुत्री स्वस्थ हैं और जो दोनों को ही आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है. इस बात की जानकारी खुद बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट करके दी है. उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है और कब लालू प्रसाद यादव उनको जो है किडनी दी गई और उसके बाद दोनों को ही आईसीयू से बाहर लाया गया. इसका पूरी जो जानकारी उन्होंने दी है ये ट्विटर के ऊपर तेजस्वी यादव की ओर से आई है. और सिंगापुर में जहां पर कि लालू प्रसाद का यह ऑपरेशन हुआ वहां पर पूरा परिवार उनका मौजूद है और वहीं से ये सारी जानकारी दी गई है. लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद, हालांकि वैसे बात तो पहले से ही पता थी क्योंकि ये डिक्लेरेशन पहले ही किया जा चुका था कि लालू प्रसाद की किडनी का एक ट्रांसप्लांट होना है और ये किडनी उनको उनकी बेटी देने जा रही है, तो ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी. लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ और जब ट्विटर पर इसकी जानकारी आई तो लालू प्रसाद के जो घोर निंदक आलोचक माने जाते हैं उन्होंने भी जो छींटाकशी करते आए हैं हर छोटी बड़ी बात पर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर, उन्होंने भी इस बात को लेकर के खासी तारीफ की है रोहिणी आचार्य की कि किस तरह से उन्होंने अपनी किडनी लालू यादव को दी है, डोनेट की है. और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है गिरिराज सिंह का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं. उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए. तो ये तारीफ की है रोहिणी की गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव के और उनके परिवार के खासे आलोचक हैं और हर छोटी बड़ी बात पर उनकी निंदा करते हैं. इसी तरह से निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है. मेरी नानी हमेशा कहती थी बेटे से बेटी भली जो कुलवंती हो. ये निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में कहा है. तो इसके बाद यही बात हो रही कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से कदम उठाया, अपनी किडनी देने का फैसला किया. उम्र में काफ़ी अंतर है. लालू जी की उम्र जो है 70 वर्ष से ऊपर है, वहीं रोहिणी जो है वो 40 के करीब हैं और 30 साल का अंतर दोनों ही पिता और पुत्री के बीच में उम्र का है.
और इसीलिए जो बात जब आई कि किडनी आखिर देनी है, किडनी ट्रांसप्लांट लालू प्रसाद का होना है, तो कौन किडनी देगा, तो ये सवाल उठा कि आखिर जब रोहिणी दे रही हैं तो रोहिणी क्यों दे रही हैं। तो ये सवाल जो है ये तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि रोहिणी ने ही अपनी किडनी देने का फैसला किया। उनके 2 बेटे भी हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, उन्होंने अपनी किडनी देने का फैसला क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल उठा, लोगों ने पूछा। तो इस पर जवाब जो था वो खुद तेजस्वी यादव ने दिया। और जो पिछले महीने की बात है, जो उनका बयान आया था इस पूरे मसले पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जब बात हुई कि किस तरह से किडनी डोनेट करनी है तो मैचिंग होती है कि किसका सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होगा। तो जब रोहिणी की जांच हुई तो उसमें पाया गया कि उनकी जो किडनी है वो सबसे ज़्यादा सूट करेगी लालू प्रसाद को, और इसीलिए रोहिणी की ओर से ये किडनी देने का फैसला किया गया।